रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है जयप्रकाश की, जो कि एक छोटे से गांव में अपनी 2 बेटियों को लेकर रहा करता था। जयप्रकाश स्कूल का टीचर था। उसकी दोनों ही बेटी बहुत ही होशियार थी। पढ़ने लिखने से लेकर पूरे घर के काम में दोनों बहुत अच्छी थी। जयप्रकाश को अब अपनी बड़ी बेटी जानवी की शादी की चिंता सताई जा रही थी। एक दिन जयप्रकाश अपनी छोटी बेटी उमा के पास जाता है और उमा अपनी कमरे में पढ़ाई कर रही थी। जयप्रकाश उमा के पास जाकर उससे कहता है, बेटी उमा क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस पढ़ाई कर रही थी। बोलिए ना, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ बेटी, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चिंता है। अब तेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो गई है और उसी वजह से मैं थोड़ा चिंता में हूँ। पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? शादी ही तो है, करनी है। और हमारी दीदी में कौन सी कमी है जो उनको कोई लड़का नहीं मिलेगा? चलो मैं आपकी ये चिंता दूर कर देती हूँ। पिताजी, मैं खुद दीदी से बात करूँगी इस बारे में। हाँ बेटी, तुम दोनों ही आपस में बात करना, और अगर जानवी को कोई पसंद हो तो ये भी पूछ लेना। अच्छा होगा अगर लड़का उसकी ही पसंद का हो, ताकि वो उसके साथ जिंदगी भर खुश रह सके। इतना कहकर जयप्रकाश वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और जाकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद जानवी रसोई से सारा काम करके अपने कमरे में आती है, जहाँ वो देखती है कि उमा बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है, जिसे देखकर जानवी उमा से कहती है, क्या हो गया है तुझे? तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? ऐसा क्या मिल गया तुझे? अरे कुछ बताएगी भी या ऐसे ही पागलों की तरह मुस्कुराती रहेगी? मिला तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन अब लगता है कि मुझे कुछ तो मिलने वाला है। तेरी ये जलेबी जैसी सीधी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक ठीक बोलेगी, क्या बात है? या लगाऊं अभी खींच के एक थप्पड़, फिर अपने आप सब कुछ बोलेगी। अरे बस बस, बता रही हूँ। कभी प्यार से भी पूछ लिया करो, जब देखो तब अपनी छोटी बहन को मारने में लगी रहती हो। दरअसल बात ये है कि पिताजी आए थे अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में। क्यों, क्या हुआ? पिताजी को कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं तो रसोई में ही थी। नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए था। दरअसल अब आपका इस घर में टाइम पूरा हो गया है और अब हम दोनों आपको इस घर से निकालना चाहते हैं। आपका ये बोझ अब हमसे सहा नहीं जा रहा। जानवी उमा के कानों को पकड़ती हुई उससे कहती है, लगता है अब तू पिट के ही मानेगी, बहुत बोलने लगी है। अरे नहीं, बस बता रही हूँ। बात ये है कि पिताजी आपकी शादी की बात को लेकर मुझसे बात करने आए थे और पूछ रहे थे कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मैं उनको बताऊं, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पिताजी को बता दो। ऐसे ही समय बीतता है और जानवी एक लड़के की तस्वीर दिखाती हुई अपने पिताजी से बात करते हुए कहती है, पिताजी, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इससे शादी भी करना चाहती हूँ। अगर आपको भी पसंद हो तो। बेटी, मुझे तेरी पसंद पर कोई शक नहीं है। अरे जो भी तूने चुना होगा वो ठीक ही होगा। वैसे भी तुम मियाँ बीवी ने ही निभानी है आपस में, भला हमें क्या। ऐसे ही समय बीतता है और जयप्रकाश अपनी बेटी जानवी की शादी उसकी पसंद के लड़के वैभव से करवाता है। जानवी शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है। जानवी अपनी ससुराल में अकेली होती है, ना तो उसकी कोई सास थी और ना ही कोई ननद। जानवी अपने पति वैभव और अपने देवर राहुल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज जानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर राहुल अपनी भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जानवी को चेक करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर राहुल के पास जाकर उससे कहता है, राहुल, चिंता की कोई बात नहीं है। जानवी जी प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से इनको चक्कर आ गए, लेकिन इनको इंटरनली बहुत दिक्कत है, जिस वजह से इनको कुछ समय तक के लिए बेड रेस्ट करना होगा। ओके डॉक्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। क्या मैं इन्हें घर लेके जा सकता हूँ या अभी इनको एडमिट ही रखना होगा? नहीं, मैंने कुछ दवाई लिखी है, आप उसको समय पर देते रहिएगा और अब आप इनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर राहुल अपनी भाभी को लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद वो ये सब बात सबको बताता है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। पूरा परिवार बहुत खुश था और तभी राहुल सबको जानवी की दिक्कतों के बारे में बताता है। भाभी, आपके शरीर में ज्यादा दिक्कत होने की वजह से लंबे समय तक आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा आप कंसीव नहीं कर पाओगी और अबॉर्शन की नौबत आ सकती है। राहुल की बात सुनकर और जानवी को इस हालत में देखकर वैभव अपनी साली उमा को फोन करके जानवी की हालत के बारे में बताता है। उमा ये बात अपने पिताजी को बताती है, जिसे सुनकर उसके पिता फौरन उसको जानवी के पास जाने के लिए कहते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उमा अपनी बहन के पास आ ही रही होती है। उमा को लेने राहुल जाता है। राहुल उमा को स्टेशन पर पहली बार देखता है
और उसको उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। राहुल उमा से कहता है, यहाँ पे पहली बार आई हो अपनी बहन से मिलने, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ हाँ ठीक है दीदी, अब ठीक है। हाँ थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तब ऐसा लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद उमा को लेकर राहुल अपने घर पहुंचता है। उमा अपनी बहन के कमरे में जाकर उससे मिलती है और कुछ देर बाद राहुल भी पीछे पीछे अपनी भाभी के कमरे में आ जाता है। उमा अपनी बहन से बातें कर रही थी, वहीं राहुल सिर्फ उमा को घूरे जा रहा था। तभी जानवी उमा से कहती है, तुम भी परेशान हो गई मेरी वजह से, सब परेशान हो गए। वैसे उमा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम राहुल से बोलना, वो तुमको सब समझा देगा। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इनका ध्यान रखने के लिए, इन्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। राहुल की बात सुनकर उमा राहुल को घूरती हुई वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद राहुल भी रसोई में आ जाता है और उमा के पास जाकर उससे पूछता है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं उमा जी? अगर चाहिए हो तो बोल दीजिएगा, मेरी सर्विस 24 घंटे चलती है। मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। ऐसे ही समय बीतता है और सभी लोग जानवी के पास बैठे होते हैं। तभी जानवी का पति वैभव सबके सामने कहता है, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। अब साली साहिबा भी यही है, भाई भी है, और अब तो जानवी भी बेड पर पड़े पड़े बोर हो गई होगी। बाहर घूमकर उसका भी थोड़ा मन लगेगा। अपने भाई की बात सुनकर मन में कहता है, ओहो मेरे प्यारे भैया, 100 साल जियोगे आप तो। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अब यही सही मौका है उमा जी को इम्प्रेस करने का। ऐसे ही अगले दिन सुबह जानवी अपने पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने जाती है। सब लोग घूमे जा रहे थे। तभी राहुल उमा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। उमा जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती है, राहुल उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उससे कहता है, देखो भगवान के लिए चुप रहना, चिल्लाना मत प्लीज। मैं कब से तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोलने से पहले कई तरह से तुम्हें हिंट दिए ताकि तुम समझ जाओ, लेकिन तुम तो समझी ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे अपने प्यार का इजहार करना पड़ रहा है। देखो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम घर से जाते टाइम ना मुझे खींच के एक थप्पड़ मार देना, ताकि मुझे लगे कि मैंने प्यार करके गलती की है। राहुल जहाँ अपने प्यार का इजहार कर रहा था, वहीं राहुल का भाई वैभव ये सब सुन रहा था। उमा राहुल की बातों को सुनकर उसके गालों पर किस करती हुई चुपचाप वहाँ से चली जाती है। राहुल खुशी से पागल हो रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग घर पहुँचते हैं। वैभव उमा और राहुल की बात जानवी को बता देता है। अगली सुबह जानवी सबके सामने कहती है, उमा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं इस पूरे घर में अकेली पड़ जाती हूँ और तू तो अब सभी चीजों को अच्छे से संभाल लेती है। आज नहीं तो कल इस घर में कोई और लड़की तो आएगी ही, तो क्यों ना तू ही मेरे देवर राहुल से शादी कर ले, इस घर की बहू बन जाए और हम दोनों साथ में खुश भी रहेंगे। जानवी की बात सुनकर उमा और राहुल मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और जिसे देखकर जानवी समझ जाती है कि दोनों ही इस रिश्ते से खुश हैं। ऐसे ही समय बीतता है और जानवी पूरे रीति रिवाज के साथ उमा और राहुल की शादी करवा देती है। क्या आपको भी कभी किसी शादी में अपने भाई की साली पसंद आई है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताना ना भूले। बिरजू एक गरीब मजदूर था जो अपने गांव में मलबा ढोने का काम किया करता था। वो अपनी पत्नी सुजाता और बेटी नव्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दिन रात मेहनत करने के बाद वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। एक रोज जब वो थका पसीने पोंछते हुए घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, आज आने में बड़ी देर लगा दी आपने। हाँ सुजाता, आज काम थोड़ा ज्यादा था, ऊपर से देर होने की वजह से मालिक भी मजदूरी देने से पहले ही घर चले गए। यानी आज आपको पैसे नहीं मिले? मैंने तो सोचा था घर में सब्जी खत्म हो गई है, आप आएंगे तो आपसे पैसे लेकर बाजार जाऊंगी। क्या घर में कोई सब्जी नहीं है? नहीं, आजकल तो बाजार में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई में हम गरीब का हाल तो बदहाल ही हो गया है। माँ, आप खाना कब बनाओगे? मुझे भूख लग रही है। भूख के कारण पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा। सुजाता, आज दाल रोटी ही बना लो, कल जब पैसे मिलेंगे तो मैं ही बाजार से सब्जियां लेता आऊंगा। ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं पानी लाती हूँ। आए दिन घर में किसी न किसी चीज की कमी होते देख सुजाता खुद भी कोई छोटा मोटा काम करने की सोचती है, जिसके लिए वो पड़ोस में रहने वाली शांति से बात करती है। शांति, तेरी नजर में मेरे लिए कोई काम हो तो बता। काम तो है सुजाता, एक बड़े घर में घर का काम करने वाली चाहिए, लेकिन क्या शांति?
वो घर की मालकिन थोड़ी खड़ूस है, पता नहीं तू वहाँ काम कर पाएगी या नहीं। मैं काम कर लूंगी शांति, तू चिंता मत कर। नव्या की पढ़ाई लिखाई में भी पैसों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर मेरे काम करने से कुछ पैसे घर में आएंगे तो इनके ऊपर से सारा बोझ नहीं रहेगा। ठीक है सुजाता, कल तू मेरे साथ उस मालकिन के घर चलियो। अगले दिन शांति सुजाता के साथ उसे मालकिन के यहाँ पहुँचा देती है और सारी बात करने के बाद वो औरत सुजाता को अपने घर काम पर रख लेती है। सुजाता मेहनत से घर के सारे काम किया करती। एक रोज जब वो थकी हुई घर आती है तो देखती है कि बिरजू पहले से ही घर पर है। तभी उसकी बेटी नव्या उसके लिए पानी लेकर आती है। माँ ये लो पानी, आज आप दोनों आराम से बैठिए, खाना मैं बना रही हूँ। अरे आप जल्दी कैसे आ गए, कोई बात है क्या? सुजाता तुम भूल गई, आज अपनी नव्या का जन्मदिन है तो मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर लौट आया और बाजार से जलेबियाँ भी ले आया। न जाने मुझे कैसे याद नहीं रहा। नव्या तू बैठ, खाना मैं बनाती हूँ। नहीं माँ, आप वैसे भी पूरा दिन काम करती हैं, अब घर पर आकर भी गर्मी में खाना बनाएंगी? नहीं, आप दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी चाहिए ना। इतना कहकर नव्या अपना काम करने लगती है तो सुजाता और बिरजू आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जब से तुमने काम करना शुरू किया है पैसों की तंगी थोड़ी कम हुई है। जी ऐसे ही दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस गरीबी से उभर पाएंगे ना। सही कह रही हो सुजाता, आज कितने दिनों बाद अपनी बेटी की पसंद की जलेबियाँ घर लाया। खाने के बाद हम दोनों उसे मिलकर खिलाएंगे। हाँ, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सारे दुख और ये गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नव्या कुछ देर में खाना लेकर आती है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। समय बीतता है। एक रोज सुजाता अपने काम पर थोड़ा लेट पहुंचती है तो उसकी मालकिन गुस्से में उसे सुनाने लगती है, क्यों री आ गई? अरे ये तेरा मायका नहीं है जो टाइम बे टाइम मुंह उठाए चली आती है। मालकिन बारिश की वजह से रास्ता खराब था तो आने में देरी हो गई। हाँ तो तेरे लिए 4 पहिए वाली गाड़ी लगवा दूं। किचन में बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें धो। तुम जैसे गरीब को ना काम पर रखकर मैंने खुद ही सरदर्दी पाली हुई है। अरे तुम क्यों इस बेचारी पर चिल्ला रही हो? आ तो गई ना वो। हाँ तो अगर मुझ पर एहसान नहीं किया, नहीं आती तो इसकी 2 दिन की तनख्वाह ही नहीं देती मैं। तुम भी ना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर उसका पति महेश चला जाता है। दोपहर के समय सुजाता को घर की सफाई करते हुए एक सोने की अंगूठी मिलती है। सुजाता उसे उठाकर देख ही रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आकर उसके हाथ से अंगूठी छीनते हुए कहती है, क्या इसे अपने पास रखने की सोच रही थी? अरे इसे छूने की भी हैसियत नहीं है तेरी। सोने की अंगूठी है ये, सोने की। नहीं मालकिन, वो झाड़ू लगाते हुए कचरे में आ गई थी तो मैंने उठा ली बस। मालकिन मैं गरीब हूँ लेकिन जानती हूँ कि ये चीजें मेरे नसीब में नहीं। ठीक है, जल्दी सफाई कर और मेरे लिए चाय बना ला जल्दी। जी मालकिन। सुजाता अपना काम करने लगती है। समय बीतता है। एक रोज सुजाता नई साड़ी पहनकर काम पर आती है तो उसकी मालकिन उसे टोकते हुए कहती है, क्या बात है, फटी साड़ी पहनने वाली आज नई नवेली साड़ी में दिखाई पड़ रही है। कहाँ से मांग कर लाई है ये साड़ी? क्योंकि खरीदना तो तेरे बस की नहीं है। वो मालकिन ये नई साड़ी नहीं है, वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके नव्या के बापू मेरे लिए लाए थे। मेरी कल वाली साड़ी का पल्लू ज्यादा फट गया था तो मैंने इसे पहन लिया। अच्छा, खैर दोपहर में ही काम करके चली जाना, मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है मालकिन। सुजाता 12 बजे के करीब सारा काम करके वहाँ से निकल जाती है और उसकी मालकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वो अपनी सोने की अंगूठी पहनने के लिए ढूंढती है और उसे नहीं मिलती, जिसके बाद वो परेशान होकर खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ गई? परसों तो देखी थी मैंने। वो अंगूठी के लिए परेशान होने लगती है और फोन करके अपने पति को भी बताती है। उधर सुजाता घर में अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो सुजाता बाहर आती है और देखती है कि सामने एक पुलिस वाला और एक लेडी हवलदार खड़ी है। उसी समय बिरजू भी घर लौटता है तो अपने घर के बाहर लोगों की भीड़ और पुलिस को देखकर परेशान हो जाता है। ये सुजाता का घर है, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्यों साहब, मेरी पत्नी ने क्या किया है? तेरी पत्नी ने ही मेरी सोने की अंगूठी का सफाया किया है। लालची औरत, तेरा असली चेहरा आ ही गया सामने। मालकिन ये आप क्या कह रही हैं? उस दिन तो मैंने आपको अंगूठी दे दी थी। और चुप कर चोरनी, उस दिन मैंने देख लिया था तो तूने वापस कर दी और बाद में चुपके से उसे चुरा लिया। उसी को बेचकर तूने ये नई साड़ी ली है ना?
नहीं नहीं, मेरी माँ निर्दोष है। कंप्लेंट हुई है, गिरफ्तारी तो होगी। कांस्टेबल ले चलो इस औरत को। नव्या रोने लगती है और बिरजू पुलिस के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन पुलिस सुजाता को ले जाती है। तभी आस पड़ोस के लोग बातें बनाते हुए कहते हैं, बताओ, गरीबी के चलते चोरी जैसा कोई गलत काम करता है सुजाता? अरे गरीब के घर पुलिस का आना कितनी बड़ी बदनामी है। इस दिन के लिए थोड़ी ना उसे काम पर लगाया था। आज के बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। उनके घर पुलिस आने से सभी लोग शक की निगाहों से उसे देखने लगते हैं। बिरजू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो उधर सुजाता की मालकिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति हाथ में अंगूठी लिए वॉशरूम से बाहर आता है। तभी वो कहती है, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ध्यान से देखो, घर में कहीं होगी। वॉशरूम के वॉश बेसिन पर पड़ी थी। हे भगवान, अब क्या होगा महेश? मुझे लगा ये अंगूठी वो सुजाता ने चुरा ली और मैंने उसकी कंप्लेन कर दी और उसे अरेस्ट भी करवा दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उस गरीब की कोई गलती भी नहीं है। ये तुमने क्या किया? इससे पहले की और देर हो, अपनी गलती सुधारो तुम। महेश के बहुत समझाने पर वो कंप्लेंट वापस लेने के लिए महेश के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां बिरजू अपनी बेटी के साथ पुलिस के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तो उसकी बेटी रो रही थी। तभी वो पुलिस को अंगूठी दिखाकर सब बताती है। तो पुलिस सुजाता को छोड़ देती है। इसलिए कहते हैं तसल्ली करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपकी गलती के चलते इन गरीबों को परेशानी हुई और अब झूठी कंप्लेंट के लिए आपको जुर्माना भरना होगा। जी इंस्पेक्टर, हम जुर्माना भरेंगे। सुजाता, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर। मालकिन, मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं गरीब हूँ, लेकिन गलत काम करने वालों में से नहीं। मुझ गरीब के घर आपकी वजह से पुलिस आई और ये बात मेरे दिमाग से नहीं जा पाएगी। इसलिए आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। इतना कहकर सुजाता अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।